अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंगबंदी आखिरी सांसों पर है। अमरीकी सदर का कहना है सीज फायर वेंटिलेटर पर है। अमरीकी सदर ने ऑपरेशन फ्रीडम या जंगबंदी बरकरार रखने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसके बाद ईरान ने किसी भी सूरत अमरीका के सामने सरेंडर न करने का ऐलान किया है। अमरीका ईरान जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा? मुज़ाकराती टेबल पर ईरान को शिकस्त देने का ट्रंप का ख्वाब क्या पूरा हो सकेगा? दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर पार्लियामेंट ना चलने देने की धमकी दे दी है। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात ना करवाने पर अडयाला के बाहर धरना दे दिया है। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल सकती है? PTI की स्ट्रीट मूवमेंट मतलूबा नताइज दे पाएगी? सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक पर होंगे हमारे साथ, और अली सावल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक दफ़ा फिर से यूं लगता है कि ये अमन जिसको बहाल करने की कोशिशें और दुआएं हो रही थीं, दोबारा से शायद दायों पर लगने जा रहा है। ट्रंप साहब के बयानात हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर से, और यूं लगता है कि बड़े ड्रामाई अंदाज में अब वो मामलात को आगे चला रहे हैं कि आखिरी सांसों पर है जंगबंदी और वेंटिलेटर पर है। तो सर, क्या कहेंगे, अमरीकी सदर क्या करने का इरादा रखते हैं? देखिए, वो तो बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं अपने स्टांस में। वो उसी तरह मर्क्यूरियल है जैसे पहले उनका स्टांस था। तो उनकी कोई अटरेंस, कोई स्टेटमेंट जो है वो इतनी हतमी तरीके से उस पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कुछ घंटों के बाद कोई और स्टेटमेंट आ सकती है। अलबत्ता ये जो मामला है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है ना, जो ईरान को प्रपोजल गया था अमेरिका का, और जी ईरान ने जवाब दिया है पाकिस्तान के थ्रू। जी और वही 14 नुकात थे जिस पे ईरान मुसर था। उसमें से जो आप जो उसको अपना हुर्मुज को कंट्रोल करना, वहां से फीस लेवी करना, वॉर रेपरेशंस, और उसके बिल्कुल। बाद जो यूरेनियम है उसको ईरान के अंदर ही रखना, ये तीन चीजें हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है अमेरिका को, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि कंप्लीट सैम्बलेंस ऑफ विक्ट्री हो, जिसको वो लहरा सकें अपने इलेक्टोरेट के सामने। और यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें तात्तुल आया है। अब देखते हैं कि ये उसी तरह की पोस्टरिंग है। अभी तक उन्होंने ऑपरेशन जो फ्रीडम था उसको तो खत्म सर, करने का भी ऐलान नहीं यहाँ पे सर सवाल ये है कि जिस तरह से निकात दिए गए, तो बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी भी देखी जो कि शायद अमेरिका तो मान ही ले, लेकिन अमेरिका को जो इस वक्त डायरेक्ट करने वाला मुल्क है इसराइल, शायद उसके हवाले से यूं लगता है कि वो काबिल कबूल नहीं है। तो नहीं है तो मामला शायद इस जानिब जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि जो मेन स्पॉइलर है या जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी वो जी इसराइल है। जी और क्या वो इतनी आसानी से ये मान जाएगा? क्योंकि वहां पे एक ऐसी हुकूमत है जिसका जो सरबराह है उसके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ के। और अगर वो हल निकलता है और वो दोबारा 4 अक्टूबर में इलेक्शंस में जाते हैं वहां पे इसराइल जी में, तो वो तो इलेक्शन हारेंगे, हारने की सूरत जेल है। तो वो उनका उनकी मंशा तो ये है कि फॉर एवर जंग जारी रहे। ईरान से काम नहीं बनता तो चलो लेबनान पे चढ़ दौड़ो। तो वो उसको रेन इन करना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे भी बड़ा एक चैलेंज आ चुका है, क्योंकि इनकी अपनी अटरेंसेस थी कि जिस तरीके से वो कहते आए हैं सदर ट्रंप के, मैं JCPOA जो बाइट जो उसका था ओबामा का, जी उससे बेहतर मैं एक प्लान दूंगा। तो अब ये एक बात कहना, ये इसको प्रूव करना, और ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसमें अपनी जो अफवाज हैं, उन्होंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि ये इतनी आसान ये कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर ग्राउंड वॉर शुरू होती है तो उसके लिए आपको तैयारी वेरविदौल चाहिए, कैजुअल्टीज होंगी, डॉगेड रेजिस्टेंस होगी, ईरानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे। तो बिल्कुल ठीक। इसलिए अभी मामला काफी गंभीर है, पोस्चरिंग हो रही है। दूसरा, ईरान को भी चाहिए थोड़ा सा अपने जो स्टांस में लचक पैदा करे, क्योंकि ये जो आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल वाला मामला है, ये किसी तौर पे उनका इंटरनेशनल लॉ
के मुताबिक जायज़ नहीं है। और तो कोई लेकिन भी सर जो ये बैनर ये आप समझते हैं कि ये ईरान का अपना ही मौक़िफ़ है या कोई और भी ताकतें हैं जो ईरान के पीछे हैं और वो चाहती हैं कि इस तरह से, क्योंकि मेजर ट्रेड तो वहां से फिर चाइना की ही है, ऑयल तो फिर आपने हुर्मुज़ से जो मैक्सिमम गुजरता है वो चाइना का है। या तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि उस पर कोई किसी किस्म का लेवी हो टैक्सेस की, क्योंकि वो तो फिर कॉस्ट ऑफ जो कॉमर्स है बढ़ जाती है। जी। तो ये इंटरनेशनल स्टेट्स है, स्वाय टर्किश वाटर जो कि मॉन्ट्रियो कन्वेंशन से उसके नीचे है, उसको कुछ कंसेशंस दी हुई हैं। दुनिया में जितने ये इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, मलाका है, दीगर हैं, उन पे कोई इसका इतलाक नहीं होता इस किस्म के कवानीन का, और वो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंडर है। और उसके अलावा एक राइट ऑफ जो ट्रांजिट पैसेज, ये कमर्शियल जितनी भी शिपिंग है उसको एक इंटरनेशनल स्ट्रेट्स जो कि दो समुद्रों को मिलाते हैं उसमें होता है। तो यहाँ पे ईरान को भी चाहिए कि उसको कुछ लचक का वो मुजाहरा करे, टू लिव बिल्कुल टू ठीक। फाइट अनदर डे, क्योंकि उनको ज्यादा देखना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट किधर है उनका। सैंक्शंस बिल्कुल ठीक। हटेंगी, मजबूत होंगे, हम्म। और उनका सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो सर यही आपने जब मजबूती की बात की ईरान के हवाले से, तो क्या सर एक मजबूत ईरान खित्ते में जो दूसरी ताकत जिसने जंग शुरू करवाई इसराइल के लिए काबिल कबूल है? क्योंकि चाहिए तो बहुत कुछ है, ऐसा भी होना चाहिए वैसा भी होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं चाहूं कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट में बात की जाए तो क्या वॉर दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है? जी, पहले आपका जो था, यस, उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, ये रेजीम नहीं है, एज लॉन्ग एज इनकी ये आइडियोलॉजी है। हाँ, अगर कोई जुग्राफियाई वहदत के तौर पे वो बरकरार रहे और अपनी पॉलिसी में जौहरी तब्दीली, जैसे मिस्र उनको एक्सेप्टेबल था कैंप डेविड के बाद, तो ईरान भी हो सकता है अगर कोई और रेजीम आ जाए। इस रेजीम के साथ नहीं होगा। और बिल्कुल यस, ठीक। जंग का दोबारा खतरा बिल्कुल है, अगर ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता और ये मामला इनमें तय नहीं होते, तो कोई मिस कैलकुलेशन जो है वो दोबारा जंग की तरफ जा सकती है। किसी किस्म का वो हमला हो सकता है, पहले वो जैसे हमले हुए थे मिसाइल, उसके बाद एयर और बिल्कुल कुछ ठीक। स्पेशल फोर्सेस, उसको भी लॉन्च किया जा सकता है, तो वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू के ऊपर मुफस्सल हमें जो है इस हवाले से अपडेट भी किया और हमारे साथ गुफ्तगू की। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है, यकीनी तौर पर पूरी कौम जो है यूं लगता है कि इस वक्त सूली पे जो है अटकी हुई है या टंगी हुई है, कह सकते हैं कि ये जो वॉर है, शायद गरीब शख्स इस वक्त सबसे ज़्यादा दुआ कर रहा होगा कि ये वॉर जो है वो ना हो, क्योंकि उसके लिए जीना दो भर हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से अब ये मामलात आगे की जानिब जा रहे हैं और जितनी तेजी से मामलात हो रहे हैं, क्या हुकूमत की भी कोई स्ट्रेटेजी है? क्या हुकूमत ने कोई कुशन क्रिएट कर रखा है, या फिर सब कुछ आवाम पे जैसे आता जाएगा वैसे डाला जाएगा, क्योंकि आवाम का तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। सलमान, जो इस वक्त आप ये सिचुएशन बयान कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया के जो बहुत बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी इसी किस्म की अनसर्टनिटी और तजब्जुब से गुजर रही हैं। आपको पता है यूरोप के जो एयरलाइंस हैं उनके किराए जो हैं वो डबल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास 14 दिन से ज़्यादा की गैसोलीन नहीं है। अमेरिका में जितनी एनर्जी और ऑयल क्राइसिस जो है इस वक्त आया है और प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, वो पिछले 4 साल में कभी नहीं बढ़ी। वहाँ पे भी उनकी इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, वहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बड़ा जो है प्रेशर है। तो पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो अपनी जो चैलेंजेस हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ में भी बदलने की काफ़ी हद तक एक कामयाब कोशिश की है। आपको पता है हमारे जो पोर्ट्स हैं वो कंटेनर्स जितने वहाँ पे मौजूद अब हैं, वो डाइवर्जन्स के बाद पहले कभी इतने नहीं हुए। तो ये प्रॉब्लम हमारी जो ऑयल की है वो तो जाहिर है वो तो होनी है। वी आर नॉट ऑयल प्रोड्यूसिंग, हम कोई तेल तो नहीं प्रोड्यूस करते ना। हमारा तो 70% तेल जो है वो इम्पोर्ट होके बाहर से आता है। हमारी बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से बनती है। तो ये तो फिर इंटरनेशनल जो कीमतों का उतार चढ़ाव है
उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पे आता है। यहाँ तक चूंकि बिल्कुल हमारी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और चूंकि हमारी नहीं, एक आखिरी बात, हाँ क्योंकि जी, हमारी टैक्सेशन का सिस्टम इतना फ्लॉड है, वो ब्रॉड बेस नहीं है, हम लोगों के डीएनए में नहीं कि हम टैक्स दें। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 85% जो आबादी है वो टैक्स देती है। हमारे 25 करोड़ में से मैक्सिमम 18-20 लाख लोग, वो भी सैलरीड क्लास, तो मैडम हुकूमत तो फिर इसीलिए आई ना, हुकूमत का काम ही यही है कि वो टैक्स ले। वो जो इदारे हैं अगर उनकी ना अहली अगर पेट्रोल के थ्रू लेनी है, लेवी के थ्रू लेनी है, इसीलिए तो लेवी लगाना पड़ता है। इसीलिए तो देखें ना, लेवी लगाना पड़ता है, वरना हुकूमत का तो हुकूमत चल ही नहीं सकती है। तो अब आप ये समझती हैं कि अगर इस तरह से टैक्स ले लिया जाए, क्योंकि पेट्रोल तो हर शख्स की जरूरत है, तो आप समझती हैं कि आप सबसे वही वाला टैक्स लेंगी, ना कि उसकी प्रॉपरली जिस तरह से बाइफरकेशन होनी चाहिए, किस क्लास पे कितना लगना है, प्रॉपर कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ना कि सब पे एक साथ लगा दिया। नहीं, देखिए बात सारी ये है, ताजिर तबका आपका है, ठीक है, जब उन पे टैक्स लगाने की बात होती है वो सब सड़कों में निकल आते हैं, ठीक है, करोड़ों का कारोबार होगा, लेकिन वो बैंक के थ्रू नहीं करेंगे, वो कैश बेस्ड होगा, ठीक है। फिर अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी है। फिर आप देखें कि आपके तो मैडम पेट्रोल तो वो भी डलवाता है जिसने पहले से टैक्स दिया है। वही मैं कह रहा हूं ना, आपका एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो नहीं लग सकता है, वो फिर आपको पता है कि कहां से फिर चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे एफबीआर में शदीद रिफॉर्म्स कर भी रहे हैं, कंप्यूटराइज कर लिया, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि आदत हमें पड़ गई है कि हम हुकूमत को पैसा नहीं देंगे, हम जो एफबीआर का जो इंस्पेक्टर है उसकी जेब गरम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन हुकूमत को हम नहीं देना गवारा करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर मुगल साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। सर हुकूमत जो है क्या सबसे ही टैक्स लेगी दोबारा से, या फिर कोई इदारे हैं उनका काम है कि जिससे टैक्स बनता है उससे लिया जाए, ना कि सब के सब टैक्स जो है वो एक ही जो है लाठी से सबको हांकने की तरह सबसे ले जाएं, चाहे उसमें गरीब भी आ जाए जिस पे टैक्स नहीं भी बनता वो भी दे, और फिर जिसने दे दिया वो भी देता रहे। देखें क्यानी साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, मेरी बहन जो है वो अजीबोगरीब किस्म की जस्टिफिकेशन दे रही हैं, और कल परसों मैंने इसी किस्म की जस्टिफिकेशन इनके एक मिनिस्टर हैं मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, उनके मुंह से भी सुनी। क्योंकि ये अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए नहीं है, इसलिए इन्हें पता नहीं है अवाम चाहती क्या है, या अवाम के इश्यूज क्या हैं, या अवाम में हमने दोबारा जाना है या नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि चूंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही और पूरा पाकिस्तान टैक्स शो हो रहा है और सारे ताजर टैक्स शो हो रहे हैं, इसलिए हम जो है वो जो अखराजात है या जो टैक्स डेफिसिट है वो अब हम पूरा करेंगे अवाम से। तो ये क्या आप दुनिया में आपने कभी कोई ये जस्टिफिकेशन सुनी है? किसी भी जगह, किसी भी महजब माशरे में, किसी भी जमहूरी माशरे में, किसी भी आयन और कानून के माशरे में आपने कभी ये जस्टिफिकेशन सुनी है क्या? नहीं साहब, कि टैक्स तो होता है सरमायादार से या अमीर बंदे से लेके गरीब पे खर्च करने का नाम। टैक्स तो होता है जिसके पास इतनी पावर हो, जिसकी इतनी इनकम हो, जो अपनी इनकम पे टैक्स अदा कर सकता है, उससे टैक्स लेके गरीब पे खर्च करने का नाम। इन्होंने कहा कि चूंकि हम तो किसी अमीर से टैक्स ले नहीं सकते, किसी काबिल टैक्स आदमी से टैक्स ले नहीं सकते, अब उसका जिम्मेदार चाहे वो टैक्स देने वाला है या टैक्स लेने वाला है, दो ही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, या टैक्स लेने वाला उसका जिम्मेदार है या टैक्स देने वाला उसका जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने कहा कि ना चूंकि हम टैक्स दे नहीं सकते, अब हम इन्होंने हल क्या निकाला है? एक गरीब बंदा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास अपने बच्चों की सहूलियात नहीं है, जिसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करने के लिए, ये कहते हैं अब हम टैक्स उससे पूरा करेंगे, अब हम उसकी खाल उतारेंगे, हम उसकी चमड़ी उतारेंगे, हम उसका खून पी जाएंगे, इसलिए कि हमने ये मुल्क चलाना है, इसलिए कि हमें इस मुल्क को मुसल्लत कर दिया गया, इसलिए कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया था, हमें ला के बजोरे डंडा बिठा दिया गया। अब चूंकि बिठा दिया गया, हमने पैसा जो गरीब अवाम से इकट्ठा करना है। अजीबो गरीब जस्टिफिकेशन है, और शर्म भी नहीं आती किसी को ये जस्टिफिकेशन देते हुए कि आप ऐलान कह रहे हैं और ये मैं अवाम सुन रही है। आपको भी शर्म आ जानी चाहिए। 3.5-4 साल आप गुजार के गए हैं। मैडम जरा वो पॉइंट पूरा करने, आपको भी मेहरबानी करके मैडम फिर ये मामला खराब हो जाएगा, बदल देते हैं, मामला खराब होगा। टैक्सेशन का सिस्टम बदल देते हैं, क्यों नहीं बदला आपने? प्लीज आपने क्यों ये सिस्टम नहीं बदला? आपके पास मौका था बदलने का।
ठीक। शर्म दूसरों को तो आप दिला रहे हैं। चले मैडम आप अपनी टर्न पे आप उनको भी शर्म दिलवा दीजिएगा मैडम, बस बात पूरी कर जी 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 आपने अपनी टर्न पे उनको शर्मिंदा करना है मैडम। जी 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 आमिर मुगल साहब पॉइंट पूरा कीजिएगा। आप अपनी बारी पे बोले। जी जी सर आप आ जाइए सर, अपने पॉइंट पे आ जाइए सर। जी सर आप अपने पॉइंट बेहतर करें। अब मलबा ये जंग पे डाल रही है मेरी बहन, अब मुझे समझाइए जंग की वजह से जो आलमी मंडी में $85 फी बैरल था, वहां से सुन ले $85 फी बैरल से 115 या $20 फी बैरल पे चला गया है आलमी मंडी की वजह से, जंग की वजह से। ठीक है, तहरीके साहब के दौर में भी गया था $115 फी बैरल, तो तहरीके साहब कैसे $150 पे बेच रही थी, उस वक्त भी यही रेट था, आज भी वही रेट है आलमी मंडी का। तो हम $150 पे बेच रहे थे, 416 पे बेच रहे हैं। इनकी नैली, इनकी नलायकी, इनके नकम्मेपन की वजह से डॉलर जो है वो जो हम 175 पे छोड़ के गए थे, ये 286 पे उसको ले गए। उसकी वजह से इनको आज पेट्रोल जो कास्ट कर रहा है वो $250 कास्ट कर रहा है। इनसे ये पूछें कि इसके ऊपर 170 पे टैक्स ले रहे हैं आवाम से। जंग की वजह से जो महंगा हुआ है उसका मतलब ये है कि आप जंग की आड़ में ठीक हो गया सर, इनकी तरफ से टैक्स लगा देंगे। मतलब वो जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान लगी हुई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से सर हो गया सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। पाकिस्तान में आपने पेट्रोल जो है वो 260 से 416 पे ले लिए, और फिर आप कहती है कि हमें शर्म भी ना दिलाएं। सर ये सर जस्टिफिकेशन हुकूमत की जानिब से भी आगे, वो कहते हैं जनाब एफबीआर ने भी इकट्ठा करना था, वो नहीं कर सके तो हमने पेट्रोल के थ्रू कर लिया। चलें इस पर मजीद बात करेंगे। अली सामल साहब रहनुमा लेवी टैक्स हमने तो नहीं लगाया था, इनके जमाने में भी यही लेवी टैक्स था, ये इसी लेवी टैक्स से ही हुकूमत चलाते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है उसमें साहब। चले ठीक है, अली सामल साहब से सर जरा गुफ्तगू उनको भी प्रोग्राम में एंड कर लें सर, फिर सर आपसे सर जरूर सर सारी बातें करनी है सर आपसे, बहुत अभी वक्त। सुन लें, जब रशिया की और यूक्रेन की जंग हुई, जब $118 फी बैरल पे पेट्रोल की आलमी कीमत हुई, इमरान खान ने लेवी सिफर कर दी, सिफर। $150 पर लीटर जब इमरान खान दे रहा था उस वक्त लेवी सिफर थी। तो अब जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी है, तो इनके बजाय इसके कि लेवी को सिफर करते, ये लेवी को बढ़ा दिया इन्होंने। इनसे ये पूछे, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं चाहता हूं कि अब सर आपको फिर मौका मिलेगा सर, सामल साहब भी हमारे साथ है, मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में इन कर लिया जाए। अली सामल साहब, यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू तो सुन ली दोनों साहिबान की, तो सर क्या समझती है ये जिस तरह की जस्टिफिकेशंस आ रही हैं हुकूमत की जानिब से, और जो बड़ी एक ओपनली जस्टिफाई किया जा रहा है कि जनाब एफबीआर से वो नहीं हुआ तो हमने इधर से, सर ये क्या वैलिड है? अवाम का इस वक्त जो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखते हैं, उनकी जो हालत है उस पर ये चीज़ें और इतनी जो है ओपनली कह देना और इतने सख्त दिली से कह देना, तो क्या ये जस्टिफाइबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान कैनी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके तमाम पैनल को भी अस्सलाम वालेकुम। आज जो बातें सुनी हैं हमने अपने फाजिल मेंबर्स की, चाहे वो पीटीआई से हों या पीएमएलएन से हों, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो मज़ीद किसी इंतशार का शिकार हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे रिस्ट्रेंट भी दिखानी चाहिए और कोई काम की बातें करनी चाहिए। अब पीटीआई का जो भी मौक़िफ़ है इस जंग के बारे में, लेकिन इनका टेन्योर गुजरा और उस टेन्योर में हमने देखा कि जो मईशत के साथ हुआ, अभी पीएमएलएन रूलिंग पार्टी है, दे आर इन द गवर्नमेंट, और वाकई ये बात कहना कि अवाम जो है वो एफबीआर के जेबों में पैसे डाल रही है, आई थिंक। अली साहब अनफॉर्चुनेटली क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस हो। हम प्रोग्राम को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली सामल साहब से। जी अली सामल साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसको रोकना पड़ा। अब आप थैंक यू सलमान साहब। सो शो के स्टार्ट में बात हो रही थी पाकिस्तान के जो रोल है इन ईरान एंड अमेरिकन वॉर। अब ये बात ब्रिगेडियर साहब से भी हमने सुनी कि जो राइट ऑफ इंटरनेशनल पैसेज है ये होना चाहिए। सो ब्रिगेडियर साहब से मैं ये भी पूछता हूँ कि जो सुपर पावर्स होती हैं वो राइट ऑफ इंटरनेशनल पैसेज नहीं देखती। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया था
उधर भी कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं किया गया था। आपने एक सेटिंग प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा के आप अमेरिका रात के अंधेरे में ले आए थे और दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था। सो माइट इज़ राइट, और यहीं पे ये असूल है। और ये हॉर्मज़ चूँकि ईरान की पसली है वो बंद कर सकते हैं अपने एंड से, उसने किया हुआ है, और उसके आगे ओपन सीज में अमेरिका ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सो इट इज़ अ मैटर नॉट फॉर अदर कंट्रीज, इट्स अ मैटर ऑफ टू, ईरान एंड अमेरिका। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के बारे में जो लोग बात करते हैं, देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड जो इस वक्त अमेरिका, इस वक्त ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना, ऑल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स के साथ एक वक्त में अगर कोई डायलॉग कर सकता है, कोई बात कर सकता है, तो दैट इज़ ओनली पाकिस्तान। सो पाकिस्तान, जहाँ पे खान साहब के टाइम से अगर हम शुरू करें तो तालिबान खान के नाम से मशहूर थे, फैटफ में हमें इश्यूज़ थे, जहाँ पे हम टेररिज्म के हम ब्रीडिंग ग्राउंड बने हुए थे, वहाँ से पाकिस्तान ने एक पैराडाइम शिफ्ट लिया। वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, एवरी पाकिस्तानी नीड्स टू बी प्राउड ऑफ इट, चाहे वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों या किसी भी जमात के हों। पाकिस्तान के लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको एक एक्सट्रीमिस्ट वॉर ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं देखती, वो आपको आप देख रही है एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस प्लेयर जो कि पूरे रीजन में एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। एक तरफ आपका ईरान के साथ बॉर्डर है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, ऊपर चाइना है, और साथ में आपके साथ सऊदीया के साथ आपका एक डिफेंस पैक्ट है। सो पाकिस्तान इज इन अ प्राइम पोजीशन। अली साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पर प्राइम पोजीशन में है और बहुत कामयाबियां हैं, पाकिस्तान ने बड़ी तगोदौ की, लेकिन जो एक निचली सतह पर बैठा एक आम आदमी है वो तो ये देखता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, इसको कहां से उसको बेनिफिट मिलेगा इस सारी सूरत हाल में? क्या पाकिस्तान ने कोई बेनिफिट इससे रीप किया? क्या ईरान के हवाले से या जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, अमेरिका ने जिस तरह से, क्या हमें रशिया से अलाउ कर दिया ताल्लुकात बनाना, बेहतर करना, क्या उसने ईरान से हमें कुछ ऑयल की जो है ऑफरिंग्स लेकर दे दी? तो पाकिस्तान की तो अवाम वहीं की वहीं पई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले जो अभी हमें कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तान आर्मी को, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को पता लगा, सो ये भी ऑप्टिक्स ठीक होने वाली है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मीडिया के लिए हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऑप्टिक्स ठीक रखें। जो अभी ईरान ने अपनी प्रपोजल भिजवाई है जिस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जोक है और ये वेंटिलेटर के ऊपर है, जैसे आपने कहा, नाउ रशिया हैज़ कम फॉरवर्ड, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, और उन्होंने कहा है कि हम ईरान का यूरेनियम अपने पास महफूज रखेंगे। नाउ देयर इज़ नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि ईरान को ये एक क्वेश्चन दे सकती है। Knowing Russia is against America, there are tensions, Russia is not pro-Israel also, so ये option हो सकता है ईरान इसकी तरफ चला जाए। So things are still developing, it's a fluid situation, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी और all over the world जितने भी लोग हैं उनको हौसला रखना चाहिए, because this war cannot continue। अब आपकी बात आ गई कि why पाकिस्तान is suffering। देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ऑयल स्पाइक्स के ऊपर रिटेलिएट करती है बड़ा अग्रेसिवली। अगर हमारा गिरता है तो हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो लीवी काम नहीं करती हैं, और अगर बढ़ता है तो उसके हिसाब से हमारे एक कॉमन आदमी के ऊपर फ्रेट चार्जेस ऊपर, गैस पेट्रोल की कीमतें ऊपर, बिजली की कीमतें ऊपर, सो वो इम्पैक्ट पाकिस्तान की अवाम को पड़ता है। लेकिन मसला, सॉरी एंड में सलमान साहब, ये है कि जब आपके स्टूडियोज में बैठ के यहाँ पे ऐसी कन्फ्रंटेशन हो रही हो कि FBI अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रही क्योंकि लोग FBI के नुमाइंदों की जेब गर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सोल सर्चिंग मामला होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पे बात चलती है 28वीं तरमीम की कि आप ये सूबों से इख्तियार लेके वफाक को दें, वफाक के पास पैसे नहीं हैं, और वफाक के अगर नुमाइंदा, वफाक की जमात, रूलिंग गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि वफाक को पैसे आप इख्तियार दे भी दें तो FBI कलेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे आप ये बताएं ना कि डिबेट ठहरेगी किधर, अवाम जाएगी किधर, अवाम किसके ऊपर ट्रस्ट करेगी? एक तरफ है आप कहते हैं कि जी वफाक के पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं वफाक के इदारे इस काबिल नहीं है। आप चाहते क्या है अवाम से? ये जरा क्लैरिटी आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक। उस्मा कारदार साहिबा जी अगर देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप इसका भी जवाब दीजिएगा और कुछ बात हमने सियासी हवाले से भी करनी है, आप दे दें। बात सारी ये है, मैं एक दफ़ा कनाडा में ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पे एक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और लिखा हुआ था योर टैक्सेस एट वर्क। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो चलता ही टैक्सेस के थ्रू है। अब हमारे जो टैक्स टू GDP रेशियो वो 9 थी सिर्फ। अब हमारी जब हुकूमत आई है सबसे पहले FBR के रिफॉर्म्स की तरफ हम गए हैं, पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया गया है
और वहाँ पे बहुत अंदरूने खाना तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके रिजल्ट में जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि जी आप क्यों इस तरह से एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर हम कर पा रहे हैं, लेकिन वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। 9 से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यहाँ पे सवाल भी एक आता है इसी से रिलेटेड कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तब आपको पेट्रोल पे जो उसकी प्राइसेस हैं बहुत आपको हाई नजर आती हैं कि आवाम से इतना, हम शहबाज शरीफ साहब के अक्सर वो देखते हैं, उनका ये कहना था कि जी इतना टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल की प्राइस ये होनी चाहिए, और फिर जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि टैक्स तो लिया ही नहीं जा रहा। तो ये फिर किस सिलसिले में ये आप कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो कि टैक्सेस के बगैर चल सकती है? बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताएं, जब बाहर के मुल्कों में जिनको आप डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं 85% पॉपुलेशन टैक्सेस देती है, और यहाँ पे मैं ये तो बता रही हूँ आपको, यही बता रही हूँ टैक्स लेती है, ये भी तो फिर एक हुकूमत की भी तो वेल होती है, हुकूमत का एक सिस्टम होता है। हमारा अब 10.5% पे गया है रिफॉर्म्स की वजह से। 7.2 मिलियन हमारे अब फाइलर्स हैं, और हुकूमत ने बहुत सारी इंसेंटिव्स दिए हैं फाइलर्स को, और जो नई फाइलर्स हैं उन पे सख्तियां अब की जा रही हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। मैम आप ये बताएं कि आप क्या प्रोविंशियल से वफाक में लेके जाना चाहते हैं? देखें, अगर आप मुझे बता दें टैक्स एवेजन नहीं होती है, किसका काम आप है? या तो कह देना कि टैक्स एवेजन कोई नहीं करता होती है, हम ये कहते हैं दुनिया के हर मुल्क में होती है। उसको कैसे गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो एकदम से कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि ओवरनाइट आप दिन को उठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका। आमिर मुगल साहब, सर हुकूमत के पास जादू की छड़ी तो कोई नहीं है कि रातों रात सारे मामला ठीक हो जाए, तो फिर सर शोर किस बात का? यानी साहब जादू तो नहीं है, छड़ी तो मौजूद है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, छड़ी के तौर पे तो बैठे हुए हैं। छड़ी ना होती तो इनको गवर्नमेंट में आवाम तो नहीं लेके आई। वही छड़ी है जो 2018 में जिसके बलबूते पे आप भी आए थे, अब ये आप भूल गए ना। जी मैडम उनका पॉइंट तो सुन ले, जी साहब इसने अपनी बारी पे भी बोलना होता है, दूसरे की बारी पे भी बोलना होता है। चले सर, वो मैं आप सर अब आप अपना पॉइंट करें सर, वो आप लाहौर के कंधे में रख के ना बंदूक चलाया करें, हमारे इदारों को ना टारगेट किया करें, हर वक्त इदारों को टारगेट करते हैं। अच्छा मैडम जरा आमिर मुगल साहब, जी आमिर मुगल साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बात है, मैंने आपको ही टारगेट करना है ना, आपकी गवर्नमेंट है, आप ही इक़्तिदार होते हैं। चलो हमें करो, आप इदारों को टारगेट क्यों करते हैं हर वक्त? आपको टारगेट करना है ना, यही इदारे हैं जिनकी वजह से आपने मार का हक जीता है। उस्मान साहब बस यही इदारे हैं जिनकी वजह से चले नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक से पहले आमिर मुगल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर मुगल साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा सर। देखिए मैं कैनी साहब ये समझाना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो तरक्की की रफ्तार थी वो 6.2%, 6.2% थी। वो तरक्की की रफ्तार आज 2.3 या 2.7% पे है, ये भी आप जंग पे डाल दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डॉलर 174 का था, आज 286 का है, ये भी जंग पे डाल दें। हम $118 फी बैरल पे लेके पेट्रोल जो है वो $150 फी लीटर दे रहे थे, ये भी $118 फी बैरल लेके $416 का दे रहे हैं, वो भी ये जंग पे डाल रहे हैं। उसके बाद बिजली हम 16 से 20 रुपए यूनिट दे रहे थे, आज 4 साल बाद ये इनका हाल है कि वही बिजली ये 70, 80, 100 या 135 रुपए फी यूनिट तक भी दे रहे हैं, वो भी आप जंग पे डाल दें। अच्छा उसके बाद आटा जो हम 70-80 रुपए का किलो दे रहे थे, आज ये आटा वही आटा जो है वो 130-40 रुपए किलो का दे रहे हैं, वो भी आप जंग पे डाल दें। जो घी हम 350 रुपए का दे रहे थे, वही घी ये 600-650 रुपए का किलो दे रहे हैं 4 साल बाद, वो भी आप जंग पे डाल दें। और आप जस्टिफिकेशन आगे क्या दें, चूंकि टैक्स तबाहियां तो लगता है आपने भेजी दी सर, क्योंकि अवाम सर माइंस तो आप ही बिछा के गए थे सर, इसलिए हम गरीब अवाम की सुन ले
इन्होंने 11 अरब का जहाज लिया, वो भी जंग पे डाल दें। उस जहाज का महीने का 7.5 करोड़ का खर्चा है। बकौल अब्दुल मालिक के उसने इस पे प्रोग्राम किया, इनको 13 सवाल लिख के दिए, आज तक जवाब नहीं दे सके, वो भी आप जंग पे डाल दें। इन्होंने स्पीकर, कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 8 लाख या 7 लाख से 50 लाख रुपए बहाना की, वो भी आप जंग पे डाल दें। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो पेट्रोल है वो अनलिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड। कभी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक। पूछ लेते हैं सर उस्मा साहिबा से। मतलब है आप अय्याशी करें, आप करें, आप बैड बर्नर्स बिल्कुल ठीक है, पूछ लेते हैं। मुल्क ना चले, बिल्कुल ठीक। बजाय इसके कि आप लूटती हुई गवर्नमेंट विटोवा मैंडेट छोड़ के आवाम की जान छोड़ें, उस्मा साहिबा, आप उन पे टैक्स लगाते जाएं। उनका पॉइंट तो फिर ठीक है, हर चीज जंग पे तो नहीं डाली जा सकती। देखिए बात सारी ये है कि वो जो 55 रुपए का पे वो जो इनका हेलीकॉप्टर जो उड़ता था बनी गाला से और लैंड करता था पीएम हाउस में, वो तो बिल्कुल फ्री चलता था, वो तो उस पर तो कोई खर्चा होता नहीं था क्योंकि उसमें बानी साहब बैठते थे। और फिर जो इनके जो शुगर माफिया और फिर जो वो आटा गंदुम माफिया, फिर जो इनकी फर्टिलाइज़र माफिया, जो दुनिया का माफिया था वो हमने पीटीआई के दौर में देखा। और जब ये इनकी हुकूमत जब गई है तो डिफॉल्ट के धाने पे था उस वक्त पाकिस्तान। मैडम अब वो सारा माफिया तो फिर अब नून लीग में आ गया है। अब अगर वही वाला इकोनॉमी का हाल था कि दौर में था, वो तो ये हर जगह आपको आवाजें आ रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका खुदा न खास्ता बनने जा रहा है। आपको बोल ये कहता नजर आता है? नहीं, क्योंकि अब हम स्टेबल हो चुके हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। और इनके जमाने में तो ये आपको पता है कोविड में इतनी आईएमएफ ने रिलैक्सेशन, तो मैडम अगर हम स्टेबल हो गए जितने लोन्स लिए थे उनमें रिलैक्सेशंस मिली हुई थी, ये इनको तो उसका फायदा हुआ। फिर भी ये कुछ ना कर पाए वहां पे उस वक्त। करप्शन इनके जमाने में और जो इंडेक्स है वो बढ़ गया था, अब तो फिर कम हुआ है। और क्या क्या बातें करते हैं, 2017-18 में डॉलर तो फिर 104 पे था, फिर अब और उससे पीछे। जितना इन्होंने कर्जा लिया अपने 4 साल में, वो पूरे 70 साल की जो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान में, उसमें अब उतना कर्जा नहीं लिया गया। तो इसलिए ये इनके तोता मैना की कहानियां आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं, और मैं क्या कह सकती हूँ। सही जी अली साहब, सर कुछ मुफाहमत का आप ही रास्ता निकालें। ये तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो सिलसिला जारी रहेगा। धरना आज भी है, आज वज़ीर आला केपी भी बैठे हैं धरने में, दफ़ा 144 का भी निफाज है, तो कुछ मामला बेहतरी की जानिब कुछ पीपल्स पार्टी कुछ जंप करे और मामला। कौन बैठे हैं धरने में? जी वज़ीर आला केपी जो हैं। अच्छा देखें सर, अब वो मुराद सईद साहब की वीडियो एक सामने आ गई और फिर धरना शुरू कर दिया। ये तो हमारी कौम का हाल है। माजरत के साथ हमारे फाजिल मेंबर हैं आमिर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, लेकिन हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भूल जाते हैं। मसला ये है पाकिस्तान का कि एक तरफ वो आपने सुना होगा ना, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। ये पीटीआई और पीएमएलएन के इसी झगड़ों में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब बात यह है कि जो दुनिया की फोर्सेस पाकिस्तान आफ्टर दिस 6 मई के बाद पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम मुल्क के रूप में सामने आया, ये लोगों को हज़म नहीं है, इंटरनेशनल पावर्स को हज़म नहीं है। अब अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है और हमारे यहाँ पे बैठे ट्रोल्स अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की स्टेट को कमज़ोर करने में कोई मदद करती हैं, तो उन सारे दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है ईरान में तो उसका स्पिल ओवर डायरेक्ट पाकिस्तान में होगा। आपके इधर पाकिस्तान में सेक्रेटेरियन वायलेंस की वो आग लगेगी जो हमें से कोई नहीं बुझा पाएगा। ये वक्त नहीं है, हर वक्त का तकाजा है। सियासत हो जाएगी, इलेक्शन भी लड़ लेंगे, धरने सारा कुछ, इमरान खान साहब भी कभी बाहर आ जाएंगे, बट दिस इज नॉट द टाइम कि हम पेटी पॉलिटिक्स में रह के अपना मुफाद देखें। पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी चाहिए होश के नाखून ले, अपने पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेके निज़ाम हुकूमत आगे बढ़ाए। पीटीआई को भी चाहिए कि वो एक ग्रेट अपोजिशन का किरदार अदा करें। उनकी डिमांड 1 पॉइंट एजेंडा से हट के अब वो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर आनी चाहिए। अपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार है,
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वक्त दूर ना हो कि कहीं आपसे ये किरदार भी छीन लिया जाए, क्योंकि वो भी पूरा नहीं हो रहा। सो इसलिए पाकिस्तान जिस स्टेट से गुजर रहा है उसके लिए होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी अवाम आगे पिस रही है और हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ लीडरशिप के लिए देख रही है। जी बिल्कुल। आमिर मुगल साहब, आपने मशवरे तो सुन लिए हैं सर, कुछ छोड़ दें जो है ये सख्तियां जिन पर आप जा रहे हैं सर, स्ट्रीट मूवमेंट की जानिब आप जा रहे हैं, तो सर कुछ मुफाहमत का रास्ता निकालें, खान साहब को भी जेल से निकलवाएं और बाकी जो लोग इधर उधर बैठे हैं, गर्मी बहुत है तो बेहतर है कि वो बाहर आएं। देखें जी, ये मोहतरम भाई जो हमारे मशवरे दे रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे अली सावर साहब, देखें ये जितनी भी चोरियां और डकैतियां हो रही हैं पिछले 4 साल से इस मुल्क में, उनमें ये बराबर के शरीक है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, उसी तरीके से सदर बने हैं जरदारी साहब। और मेरी बहन अभी कह रही थी कि इनके दौर में शुगर माफिया और पता नहीं लैंड माफिया रूज पे था। जिसको आपने शुगर माफिया का नाम दिया है जहांगीर तरीन, वो आज किधर है, और जिसको आपने लैंड माफिया का नाम दिया है अलीम खान, वो आज किधर है। तो वो तो एग्जाम लगाते हुए भी मेरे ख्याल में आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं वो आज दोनों किधर बैठे हुए हैं। दूसरी बात आपने की जी कि वज़ीर आला के पी के सुहेल हफीज़ी साहब बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखें इमरान खान ना सिर्फ उम्मत मुसलमान के लीडर है, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। 70 से 80% अवाम उनके साथ है। अवाम ने हमको जेल में बैठ के मैंडेट दिया और तारीखी 2 तिहाई अक्सरियत थी, वो छीन ली गई, एक अलहदा बात है। आज उनकी बहनें बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर, आज वज़ीर आला बैठे हैं, 6 माह से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, उनकी आंखों का मसला है, उनकी आंखों का इलाज नहीं करवाया जा रहा, उनकी फैमिली की मर्जी के मुताबिक उनको अपनी मर्जी की सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्होंने अपने वकील सलमान सफ्तर के लिए पैगाम भेजा था कि मेरी आंखों का इलाज करवाया जा रहा, मुझे अपनी मर्जी के डॉक्टर दिए जाए, मुझे अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में इलाज करवाने दिया जाए। इनके दौर में तो जरदारी ने जैसे जेल काटी वो आपके सामने है, वो तो हर वक्त रहते ही हॉस्पिटल में थे। मियाँ साहब जो है वो उन्होंने जेल ऐसे काटी कि बीमारी के नाम पे वो लंदन चले गए। चले ये चीजें तो अपनी जगह 11 साल के बाद मिलेंगे आमिर साहब। वजह दिलाऊंगा सर ये तो 11 साल बाद सर आपकी जेलें हैं, उनकी जेलें आरामगाह हैं, उनकी आरामगाह है। मैं बताता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ जो इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ा इशू है कियानी साहब, उसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा। इस्लामाबाद में तहरीक साहब को एक तारीखी मैंडेट दिया 2024 में अवाम ने, मुझे शेब शाहीन को, अली बुखारी को, हम तीनों को, हमने बड़ी अक्सरियत से तीनों सीटें जीती 2024 में। हमसे कितने केसेस हैं आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल में? एक सेकंड, कितने केसेस हैं आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कि जो आपके ये फॉर्म, कितने केसेस हैं जरा बता दीजिए जी। हमारे मैं बताता हूँ हमारे 100 से ऊपर जो है मैंने के केसेस हैं और कोई 200-250 तो सिर्फ पंजाब से हमारे एमपीए के केसेस हैं ट्रिब्यूनल में। सर ये सलमान साहब को लिस्ट भिजवा दीजिएगा। सर ये सलमान साहब को लिस्ट भिजवा दीजिएगा, हम देखना चाहते हैं। जो मैं इशू बताना चाह रहा हूँ उस पर आए। हमारा मैंडेट छीन के दे दिया गया तीनों एमएनएस को, तीनों नाजायज एमएनए बैठ के। अब वो कर क्या रहे हैं कियानी साहब? अब वो इंतकाम ले रहे हैं कि चूंकि इस्लामाबाद की अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, हमारी 12 से 15% पॉपुलेशन डिस्प्लेस की जा रही है। बरीमाम, नूरपुर शाह, मलपुर और सैदपुर, इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। जिन लोगों ने, जिनके आबाओ अजदाद ने जमीनें दी, जिनकी जमीनों पे इस्लामाबाद बना, जिनकी जमीनों पे F6 F7 बना, जहाँ पे कनाल का प्लाट 50 करोड़ का है, जिनकी जमीनों पे दीवान सदर बना, पार्लियामेंट हाउस बना, वज़ीर आज़म हाउस बना, जिनकी जमीनों पे पूरा इस्लामाबाद का ये जो दिल है जिसको हार्ट कहते हैं वो बना, जिसकी एक इंच की कीमत जो है वो करोड़ों लाखों रुपए में है। आज उनके जो गांव पीछे बच्चे हैं, जो आबादियां बची हैं, बिल्कुल ठीक सर। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह जुल्फिकार बुखारी साहब ने इंटरचेंज के ऊपर जमीनें ली थी सर पॉइंट आ गया। और उसी लगता है एक और प्रोग्राम रखना पड़ेगा क्योंकि सर इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। वो चूंकि अशराफिया किया, सुन ले, वो चूंकि अशराफिया किया, उसके लिए अगर कहानी खत्म हो गई है तो फिर हमें भी आप इजाजत दें कि हम भी थोड़ी सी बात कर लें, फिर इनका रोना पिटना शुरू हो जाएगा। बाद में इतना बड़ा इंसानी अलमिया होने जा रहा है। उस्मा साहिबा को भी थोड़ा टाइम दे देते सर, आपको काफी टाइम दे दिया। जी उस्मा साहिबा क्यों बदले ले रही है? देखिए बात सारी ये है कि ये तभी खुश होते हैं जब आरटीएस पे इनकी उंगली होती है। इनको भूल गया कि 2018 में नून लीग के जितने टिकट होल्डर्स थे उनसे टिकट ज़बरदस्ती लेके तो ये इनके पीटीआई के लोगों को दिए गए। इन्होंने तकरीबन 80 इनकी टोटल 75-80 इनकी सीटें थी, उन्होंने हुकूमत बना ली थी। फिर कहाँ से हुकूमत बना ली? सारे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था। वो इनको ज़माना बहुत अच्छा लगता है।
3.5 साल 1 पेज वो भी बड़ा अच्छा इनको लगता था। अब इनको प्रॉब्लम हो गई है। भाई आप जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं, कितने केसेस हैं आपके? 37 केसेस हैं टोटल। जाएं उनसे आप जाके तो इंसाफ नहीं। अगर आपको अपने अदालती निजाम पे भरोसा नहीं है तो फिर इसमें किसी का, फिर आप रोते पिटते जिस तरह 2 साल गुजारे, 3 साल और भी रोते पिटते गुजारे इलेक्शन में मुकाबला होगा। किसी सिस्टम पे अगर आपको एतमाद नहीं है, जब आपको रिलीफ मिलता है कि अदालत से इद्दत केस हो गया या कोई आपका जो साइबर केस हो गया, तब तो आप खराज तहसीन आखिरी पॉइंट, तब आप खराज तहसीन पेश करते हैं अदालतों को, और जब आपके खिलाफ जुर्म साबित हो जाता है वो ये अदालतों पे आप तो बर्रे भेजते हैं। थैंक यू सलमान साहब, आप ही के चैनल पे इधर यहाँ पे बैठ के मैंने मलिक साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था और उज़मा साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त कौसर काज़मी साहब ऑनलाइन थे। देखें किसान मर गया इस वक्त पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेसिफिकली, और उस वक्त सैलाब आया हुआ था। मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम तखमीना लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। मैंने उनको बताया था कि पिछले फ्लड्स में $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, और जो आपका टोटल बजट है पंजाब का वो 5.3 ट्रिलियन रुपीज़ है, सॉरी 5.3 ट्रिलियन जी, और उसमें वो जो NFC से आता है वो ढेर सारा आता है। तो आप ये 40-50 अरब डॉलर्स का नुकसान कहाँ से पूरा करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारी सैकड़ों नहीं हज़ारों टीमें गई हुई हैं। तो सर आपके प्रोग्राम से उसी की कंटिन्यूटी है। नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में कौसर काज़मी साहब ने मैडम ये वादा किया था कि वो हमें यहाँ पे बताएंगे वो तखमीना किधर है सैलाब वाला। तो काइंडली आप उनको कहें कि नसरुल्लाह मलिक साहब को या सलमान साहब को जो लॉसेज हुए हैं, जो डैमेजेस हुए हैं, वो सैलाब में वो कितने अली साहब एक और निश्चित रखेंगे प्रोग्राम, क्योंकि मैडम वक्त खत्म हो गया जी। ठीक, ये यकीनी तौर पर आपका पॉइंट आ गया। इसी पर मजीद एक और नशिस्त भी रखेंगे और फिर वहां पर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम फैसला आपने करना है, क्या मामलात हैं, किस जानिब ये सारे सिलसिले जाते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।